हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल लॉ ऑफिशियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस, और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 150 तक डिस्कस कर लिए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट formally lose his membership if he consecutively abstain himself from dash sitting of the house। मीन अगर वो कितने दिन खुद को absent करता है या रखता है कोई मेंबर, तो वो पार्लियामेंट की मेंबरशिप को लूज़ कर देगा। सो ऑप्शंस आर 15, 30, 60 या फिर 90 डेज। सो जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अगर वो 2 महीने तक पार्लियामेंट की मीटिंग्स को नहीं अटेंड करता है, देन he will lose his membership. Next question, in India, a person can be a member of Council of Ministers without being a member of a parliament for a maximum period. Options are 1 month, 6 months, 1 year या फिर 2 years. So जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। वो विद इन द 6 months he can be the member of the parliament. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया। हेयर इस क्वेश्चन में ध्यान देने की वाली बात यह है कि यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछा गया है। सो ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर स्पीकर या फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, बट अगर होता कि हेड ऑफ स्टेट तो वो होता है प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ a state कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। मीन जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट के, वो कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है एक लेजिस्लेटिव असेंबली में। सो ऑप्शंस आर 2, 3, 1 या 5। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1। गवर्नर सिर्फ एक ही मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। Which among the following type of authority is given to the president of India। अब यहाँ पे किस टाइप की अथॉरिटी इंडिया में दी गई है ये बताना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ऑप्शंस आर पॉलिटिकल, डी फैक्टो, डी जूरे या फिर पॉपुलर। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी जूरे। डी जूरे इट्स मीन बाय लॉ। और डी फैक्टो पावर किसको दिया गया है, या अथॉरिटी किसके पास होती है, ये होती है पीएम के पास, प्राइम मिनिस्टर। डी फैक्टो मीन इन रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू। ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर हाउस ऑफ द पीपल। सो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा को। नेक्स्ट, द रेवेन्यू एस्टिमेट ऑफ अ बजट आर प्रिपेयर्ड बाय। सो जो रेवेन्यू एस्टिमेट होता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शंस आर एस्टिमेट कमेटी, बी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या सी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या डी रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स। सो जो रेवेन्यू एस्टिमेट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस के द्वारा। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करता है रेवेन्यू एस्टिमेट को। द कमिटी हुई एग्जामिन द एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सो ऑप्शंस आर, मतलब कौन सी ऐसी कमेटी है जो गवर्नमेंट के एक्स्ट्रावेजेंस, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होती हैं वो एग्जामिन करती है या फिर ऑडिट करती है। सो ऑप्शंस आर पब्लिक अकाउंट कमेटी या फिर एस्टीमेट कमेटी या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी या फिर एडहॉक कमेटी। सो गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को एग्जामिन करती है एस्टीमेट कमेटी। नेक्स्ट, द बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल बाय। सो जो बजट है वो कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शंस आर गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी या फिर जुडिशरी। सो जो हमारा बजट है वो लेजिस्लेटिव बॉडी कंट्रोल करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, separate electorate for Muslim were introduced by the act of। so options are 1919, 1935, 1909 या फिर 1947। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुस्लिम
इलेक्टोरेट, मुस्लिम के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, किस एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था या इस्टेब्लिश किया गया था? सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 1919। नेक्स्ट, द कैबिनेट मिशन वॉज अपॉइंटेड। सो बताना है कि कैबिनेट मिशन क्यों अपॉइंट किया गया था। सो ऑप्शंस आर टू फाइंड आउट द मोडेलिटीज़ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द पावर, या फिर टू फाइनलाइज द डेट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर, या फिर टू डिस्कस द प्लान ऑफ पार्टीशन, या फिर टू पार्टीशन ऑफ बंगाल। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, वो होगा ये, टू वर्क आउट द मोडेलिटीज़ फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ द पावर्स। क्वेश्चन 162, the provincial autonomy was introduced by the act of 1935, 1919, 1909 या फिर 1947। सो जो प्रोविंशियल में ऑटोनमी जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1935 एक्ट के द्वारा किया गया था। द इंटरिम गवर्नमेंट प्रपोज्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वाज फॉर्म्ड ऑन। सो जो कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी वो कब बनी थी, ये बताना है। सो ऑप्शंस आर 15 अगस्त 1946, या फिर 2 सितंबर 1946, या फिर 26 जुलाई 1947, या फिर 26 जनवरी 1950। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा बी, 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। नेक्स्ट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन। सो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया था? ऑप्शंस आर जुलाई 1947, या फिर जनवरी 1947, या फिर जून 1947, या फिर अगस्त 1947। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था जून 1947 को। नेक्स्ट, पीरियाडिक इलेक्शंस टू दी लोकल बॉडीज़ आर मेड मैंडेटरी बाय दी। सो जो लोकल बॉडीज़ के लिए जो इलेक्शंस होते थे वो किस अमेंडमेंट के थ्रू मैंडेटरी किया गया था? ऑप्शंस आर 72 अमेंडमेंट, या फिर 73 अमेंडमेंट, या फिर 86th अमेंडमेंट, या 87th अमेंडमेंट। सो जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन थे वो मैंडेट किया गया था बाय 73 थर्ड अमेंडमेंट। बलवंत सिंह राय मेहता कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू रिव्यू। ऑप्शंस आर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, या फिर पंचायत राज, या फिर इलेक्टोरल सिस्टम, या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो बेसिकली जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी वो बनाई गई थी टू एग्जामिन और रिव्यू दी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। द कमेटी अपॉइंटेड इन 1977 टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन वॉज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। ऑप्शंस आर बलवंत राय मेहता, ऑप्शन बी अशोक मेहता, या GVK राव, या फिर LM सिंघवी। सो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की जो चेयरमैन कमेटी बैठी थी वो बैठी थी अशोक मेहता के चेयरमैनशिप के अंडर में। नेक्स्ट 168, मंडल कमीशन रिकमेंडेशन वर अपॉइंटेड बाय। सो जो मंडल कमीशन है वो किसके रिकमेंडेशन से अपॉइंट की गई थी? ऑप्शंस आर राजीव गांधी, AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, BP नरसिम्हा राव, या फिर BP सिंह। सो जो मंडल कमेटी थी वो BP सिंह के रिकमेंडेशन से अपॉइंट की गई थी। नेक्स्ट, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म इज नोन एज। ऑप्शंस आर एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। सो जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है वो जाना जाता है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1909। हाउ मेनी ड्यूटीज़ आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 10, 11, 6 या फिर 9। सो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने सारे बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? सो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। From among the following, which amendment of the Constitution of India made education for the child as a fundamental duty? So किस amendment के थ्रू एजुकेशन टू चाइल्ड एक फंडामेंटल ड्यूटी
बनाई गई थी। सो ऑप्शंस आर 86 अमेंडमेंट, 85 अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट या 72। सो एजुकेशन टू चाइल्ड ये फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई थी बाय द 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। सो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब कब बनाई गई थी? ऑप्शंस आर 1950, 1951 या फिर 1952 या फिर 1947। सो एनडीसी वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी या बनाई गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी 1952 में। The qualification for the chairman and the member of the finance commission are specified in। options are finance act of 1951 या फिर finance act of 1952 या फिर 1950 या फिर 1953। so for being a chairman of the finance commission ये specified किया गया है finance act of 1951। so option A is the correct answer। finance commission is constituted every 5 years by the ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर स्पीकर से कि जो फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, और इनके जो चेयरमैन होते हैं इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं इनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द स्टेट एंजॉय एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट ऑफ। ऑप्शंस आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या रेसिड्यूसरी लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट। सो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन पूछ रहा है तो स्टेट्स जो हैं वो सिर्फ स्टेट लिस्ट में ही एंजॉय करते हैं, मीन उसमें सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। व्हिच ऑफ द लिस्ट कंटेन द सब्जेक्ट इन व्हिच द बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन लेजिस्लेट, मतलब दोनों अपनी लॉ बना सकते हैं। सो ऑप्शंस आर यूनियन लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट या फिर रेसिड्यूसरी या फिर कंकरेंट लिस्ट। सो कंकरेंट लिस्ट पे सेंटर और स्टेट मिलके अपने अपने लॉज बना सकते हैं। नेक्स्ट, द अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज रेस्ट विथ, मीन जो अगर किसी भी स्टेट को अल्टर करना है या चेंज करना है या फिर उसके बॉर्डर्स को मॉडिफाई करना है तो अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट। सो किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करने का जो पावर है वो है पार्लियामेंट के पास, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास। नेक्स्ट, द यूनियन गवर्नमेंट गिव ग्रांट इन एड टू द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ। ऑप्शंस आर प्लानिंग कमीशन या फिर नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल या फिर फाइनेंस कमीशन या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सो ग्रांट्स इन एड जो स्टेट्स को प्रोवाइड की जाती हैं वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से कि कौन से स्टेट को कितना ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करना है किस ईयर में। Which among the following is empowered to constitute inter-state council? Options are the parliament या फिर द प्रेसिडेंट या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर प्लानिंग कमीशन। सो किसके पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है इंटर स्टेट काउंसिल? सो ये जो पावर है ये है प्रेसिडेंट के पास। द सैलरी ऑफ जजेस ड्यूरिंग द ऑफिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय। ऑप्शंस आर आर्टिकल 352 या फिर आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 359। सो जो जजेस की सैलरी है वो रिड्यूस की जा सकती है आर्टिकल 360 से, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है।